हाँ जी, पढ़ लिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन 1947 के फिजिक्स के टीचर से नंबर आ गए होंगे, समझ आया कुछ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ, और वो जो बहुत ही फेमस वर्ड चल रहा है फील हुआ कुछ, या फिर अभी भी फिजिक्स के लिए तुम्हारे लिए आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू एनी मोर चल रहा है। दिस इज़ योर जेन जी टीचर। अगर तुम्हारा भी सपना था ना कि जी तो भैया जैसे किसी इंसान से फिजिक्स पढ़नी है, तो दिस इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन। द क्लासेस इज बैड एज फिजिक्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, 11th का पहला चैप्टर, और बहुत इजी चैप्टर है, मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आता इसको चैप्टर बोलते कैसे हैं, बट स्टिल क्योंकि यूटीज़ में आता है और अच्छे खासे नंबरों का आता है, और तुम्हें पहले यूटी में ही दिखाना पड़ेगा कि हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड विद द कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे पहली कहानी जो हमें सुनने को मिलती है दैट इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ वर्ल्ड। अब तुम्हारे पास अगर तुमने साइंस ली है, ऑब्वियसली तभी तुम ये वीडियो देख रहे होगे, तुमने अगर साइंस ली है तो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर सेक्शन में तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि जो पूरी साइंस है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, पूरी साइंस है, जहाँ जहाँ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा ये दुनिया में कोई भी ऐसी फिजिक्स की या साइंस की क्वांटिटी नहीं है जो बनती हो। सबसे पहले मानो कि 2 फेवरेट साइंटिस्ट का नाम लेते हैं जिनका नाम ऑलमोस्ट हमने सुना है, न्यूटन और आइंस्टाइन। न्यूटन और आइंस्टाइन आपस में एक दिन बैठ के बात कर रहे थे। अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो तो हमारे आइंस्टाइन भाई थोड़े से थे और हमारे न्यूटन भाई होंगे ना ब्रूसली टाइप्स। तो आइंस्टाइन भाई थोड़े ज़्यादा फ्लफी थे और अपने न्यूटन भाई थोड़े से पतले थे, लीन बॉडी टाइप थे। तो दोनों के आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि भाई तू मेरे से ज़्यादा मोटा है, मैं तेरे से पतला हूँ, हाउ डू वी क्वान्टिफाई दैट, मतलब कौन किससे कितना ज़्यादा भारी है, किससे कितना ज़्यादा हल्का है, ये कैसे हम पता लगाएंगे, मतलब कुछ तो डिफाइन होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इन दोनों ने, नॉट इन दोनों ने, जस्ट एन एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने एक पहली क्वांटिटी, द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी को जन्म दिया जिसको कहते हैं मास। किसी भी चीज़ की कितनी वेट है, नॉट वेट, वेट इज समथिंग एल्स, कोई चीज़ कितनी भारी है, कोई चीज़ कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है, दैट कम्स अंडर द मास। अगर तुमने सुना होगा कि मैटर क्या होता है, तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज अ मैटर। तो पहली फिजिक्स की क्वांटिटी यानी कि पहली फंडामेंटल क्वांटिटी का जन्म हुआ, दैट इज मास, जो बताता है कि कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है। अब जब दोनों ने कॉफ़ी शॉप में बैठे बैठे बात कर ली कि वो चलो हमने मास इन्वेंट कर दिया है, फिर दोनों उस कॉफ़ी शॉप से खड़े हुए तो देखा कि आइंस्टाइन भाई ये होने के साथ साथ थोड़े से ये भी थे, और न्यूटन भाई अपने लंबे थे, ऋतिक रोशन टाइप फिगर थी उनकी। तो हमने देखा कि यार, न्यूटन ने बोला कि मैं तेरे से लंबा हूँ, तो हाउ डू वी डिफाइन दैट, तू मेरे से भारी है, हमने ये डिफाइन कर लिया, लेकिन मैं तेरे से लंबा हूँ, तो हाउ डू वी डिफाइन दैट। तो यहीं से उन दोनों ने सेकंड क्वांटिटी को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं लेंथ। दैट इज द सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज लेंथ। चलो, लेंथ का भी जन्म हो गया, मास का भी जन्म हो गया। अब जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों की जो अपनी अपनी सेटिंग्स थी, तो सेटिंग्स ने पूछा कि तुम लोग कहाँ थे इतने डैश के लिए। डैश मतलब उस टाइम तक इस चीज़ का भी कोई डेफिनेशन नहीं था कि कौन कितने समय के लिए बाहर है। तो न्यूटन ने बोला कि हम गए तो थे बहुत डैश पहले और गए हम बहुत डैश बाद आए हैं। तो हाउ डू वी डिफाइन दैट, मतलब हम किलो में तो नहीं मेजर कर सकते कि मैं 4 किलो बाद अपने दोस्त से मिला, या फिर हम लेंथ में भी नहीं मेजर कर सकते कि मैं और आइंस्टाइन ने 3 किलोमीटर बैठ के कॉफ़ी पी। नॉट मेकिंग सेंस, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने तीसरी क्वांटिटी को नाम दिया विच इज कॉल्ड एज टाइम। अब ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड। अब तुम धीरे धीरे देखोगे कि तुमने बचपन में जितनी चीजें पढ़ी थी, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज रफली 80% ऑफ फिजिक्स, 80% ऑफ साइंस कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब इन लोगों ने ये 3 तो डिफाइन कर दी, उनको लगा कि अब तो इसके बाद तो क्या ही है, बस यही होता है जो होता है। फिर वो लोग घर पे आए और अपने अपने घर पे आके उन्होंने देखा कि बाहर हमें ठंड लग रही थी, घर बहुत गर्म है, बट हाउ डू वी मेजर दैट, हाउ डू वी मेजर कि बाहर का वेदर अलग था, सराउंडिंग अलग थी, एनवायरनमेंट अलग था और अंदर का एनवायरनमेंट अलग है। वी कैन नॉट मेजर यूजिंग दीज 3,
मतलब ऐसे तो नहीं कह सकता नहीं यार आज तो 4 किलो गर्मी हो गई भाई, मतलब जुलाई में तो 100 किलो गर्मी हो जाती है, नो नॉट मेक सेंस। या फिर हम बोले कि यार 3 किलोमीटर ठंड हो रही है आज, बहुत ठंडी हवा चल रही है, 4 किलोमीटर हवा चल रही है ठंडी, नॉट मेकिंग सेंस एज वेल। तो उन्होंने यहाँ पे टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दे गेव राइज टू दिस फोर्थ क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, अगेन 4 क्वांटिटीज हो गई, अब इसके आगे तो क्या ही होगा, बस ये 4 है, दुनिया ख़त्म। फिर हमारे एक इंसान आए जिन्होंने बिजली बनाई, उन्होंने बिजली बनाई, पढ़ोगे आगे पढ़ोगे तुम लोग, मैं भी शायद 11th में या फिर 12th में, हू नोस, तुम लोग पढ़ोगे कि जिसने बिजली बनाई थी वो बिजली बनाते समय इन चारों के बेसिस पे तो नहीं करा होगा। मतलब तुम इमेजिन करो तुम्हारा टाटा पावर का बिल आता है घर पे और आता है कि आपने 28 किलो बिजली यूज़ कर ली, सेंस है कोई? नहीं ना। या फिर उसमें लिखा है कि भाई साहब आपने ना 3 घंटे बिजली यूज़ करी है, दैट इज़ ड्यूरेशन, तुमने कितनी देर बिजली यूज़ करी है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वान्टिफाइबल मेट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस इंसान ने बिजली का जन्म किया था यानी कि करंट का जन्म किया था, उसी इंसान ने इस क्वांटिटी को राइज दिया विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्वियसली करंट, जो कि हमारे महान साइंटिस्ट जिसके बारे में तुमने शायद 10th में पढ़ा होगा, एम्पियर अंकल थे। ठीक है, 5 क्वांटिटीज़ हो गई सर, 2 अभी भी बाकी हैं, देखते हैं वो 2 क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं। अब यार जो 6th और 7th क्वांटिटी है, दोज आर नॉट वेरी जनरली यूज, मतलब रोज़ हम इसके बारे में नहीं बात करते, लेकिन जब मैं तुम्हें बताऊंगा इस क्वांटिटीज़ के बारे में, देन यू विल रियलाइज कि हम एक्चुअली में इन दोनों के बारे में रोज़ बात कर रहे हैं। कैसे? सांस ले रहे हो अभी, है ना, 3 किलोमीटर ऑक्सीजन ले लिया तुमने अंदर, है सर 3 किलोमीटर ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं अंदर? लेंथ, राइट, मेजरेबल नहीं है। सर हमने 3 घंटे ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, नॉट मेकिंग सेंस। सर हमने ना 15 डिग्री ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, नॉट मेकिंग सेंस। सर 4 एम्पियर का ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, नॉट मेकिंग सेंस। इट विल मेक सेंस व्हेन आई से कि यार ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में कम से कम, केमिस्ट्री वाले मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, 100 से 120 मोल ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सो द 6th क्वांटिटी दैट वाज मोल। टू मेजर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो सुना होगा तुमने एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, नहीं सुना तो केमिस्ट्री में सुन लोगे, फर्स्ट चैप्टर उनका बड़ा खतरनाक है, हम चिल रहते हैं। तो 6th क्वांटिटी वाज मोल। नाउ कम्स द 7th क्वांटिटी। अब ये 7th क्वांटिटी के बारे में तुमने ना कभी सुना होगा, ना कभी सोचा होगा, ना कभी समझा होगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें रियलाइज करवाऊंगा कि कितनी फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वांटिटी है ये। तो जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं और घर वाले डांट देते कि भाई 1 बज गया है सो जाओ, बट तुमने अपनी किसी को वादा कर रखा है कि तुम्हें उससे बात करनी है, और फिर हम ऐसे रजाई के अंदर जाते हैं और फ़ोन ऐसे खोलते हैं, तो फुल ब्राइटनेस पे तो नहीं चलाते होगे फ़ोन, आंखें फट जाएंगी तुम्हारी। क्या करते हो तुम? फ़ोन की ब्राइटनेस को लोअर करते हो, है ना। या फिर जब स्कूल में फ़ोन लेके जाते हो तुम पेपरों में और तुम्हें वहाँ से चीटिंग करनी होती है, तो क्या करते हो? फ़ोन की ब्राइटनेस को कम करते हो। सो द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस स्लैश डलनेस इज द 7th फिजिकल क्वांटिटी विच कुड नॉट बी मेजर्ड इन ऑल ऑफ दीज। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा भाई अपने फ़ोन की ना 3 किलो ब्राइटनेस कम कर ले, मेरी आंखों में चुभ रही है, एब्सर्ड ना। तो जो 7वीं क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हमने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ तो सिंबल होंगे, मतलब हर कोई ऐसे मास 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 तो नहीं करता होगा, कुछ सिंबल होंगे। तो आओ सिंबल्स के बारे में देखते हैं। मास का सिंबल बहुत मुश्किल, मतलब मैं जब 11th में था एटलीस्ट मुझे 3 साल तो यही याद करने में निकल गए कि मास का सिंबल क्या है। एम। लेंथ का सिंबल क्या है? एल। टाइम का सिंबल क्या है? टी। टेम्परेचर का सिंबल बहुत खतरनाक, क्योंकि टी ऑलरेडी टेकन था तुम्हारे यूजर नेम की तरह, के, केल्विन। एम्पियर, ए। मोल, बेचारे को नाम भी नहीं दिया, मोल का मोल ही रखा इन लोगों ने। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली फ़ोन थे नहीं ना, तो कैंडल से मेजर करते थे, तो कैंडला, ठीक है, फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे। तो ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये उनके 7 सिंबल्स। अब इसके अलावा तुमने अपनी ज़िंदगी में जो भी फिजिक्स की क्वांटिटी सुनी हो, केमिस्ट्री की क्वांटिटी सुनी हो, सब कुछ इन 7 से मिलके बनती है।
एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल और सबसे फ्रीक्वेंटली यूज एग्जाम्पल होगा तुम्हारे लिए, दैट इज स्पीड, है ना, वो क्रिएटर वाला स्पीड नहीं, स्पीड। तो स्पीड के बारे में तुम अपनी स्कूटी चलाते होगे, साइकिल चलाते होगे, गाड़ी चलाते होगे, अगर घर वालों ने दे दिया तो स्पीड का अगर हम फॉर्मूला याद करें तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। नाउ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इफ आई राइट इट हियर, स्पीड डिनोटेड बाय सिंबल v इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कहीं लेंथ ही तो नहीं, मतलब अगर मैं पूछूं कि यहां से लेके एनएसपी मेट्रो स्टेशन तक का कितना डिस्टेंस है, तो तुम किलोमीटर्स में ही जवाब दोगे ना। तो डिस्टेंस इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, तो ओवरऑल इट इज लेंथ अपॉन में टाइम। सो जो वेलोसिटी यानी जो स्पीड है दैट इज लेंथ अपॉन में टाइम एंड कैन बी रिटन एज एल टी माइनस 1। टी नीचे था, ऊपर आके एल टी माइनस 1। नाउ दिस एल टी माइनस 1 इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, क्योंकि ये 7 फंडामेंटल डायमेंशन से मिलके बना है, तो इट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड जितनी भी क्वांटिटीज इन 7 के बाहर लाई करती हैं, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। कि भैया तुम बेसिक नहीं हो, बट हम बेसिक चीजों को यूज करके तुम्हें डिराइव करेंगे। आई होप यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। पॉज। तो अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ ली, हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक एग्जांपल समझ लिया। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। अब अगर यहीं पे, मैं फिर से एक बार ये जोक मारूंगा, अगर यहीं पे अभी वो होते तुम्हारे बेटा देखो देखो टाइप के सर, तो तुम्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, मोल लिख लिया। चलो सिंबल्स, दिस 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 सिंबल्स। Derived quantities, those quantities can be derived by the using the fundamental quantities. Next fundamental quantity, clear? Yes. Okay. बच्चों, next is acceleration. ऐसे पढ़ा रहे होते, but अगली fundamental quantities से निकली हुई एक derived quantity के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा तो मैं 9th क्लास में वापस लेके चलता हूँ। हमने स्पीड के बारे में पढ़ा और हम अगली कहानी पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है? मेरी स्पेलिंग बहुत गंदी है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगला हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, हो सकता है पुराने उसमें भी स्पेलिंग गलत हो। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। अगर एक्सेलरेशन की थोड़ी सी भी डेफिनेशन तुम्हें याद हो, थ्योरेटिकली रटवाई हो अगर तुम्हें किसी ने, तो एक्सेलरेशन को कहते हैं चेंज ऑफ स्पीड अपॉन में टाइम, यानी कि कुछ गिवन टाइम में स्पीड कितनी चेंज हो रही है ना? या फिर और टेक्निकल भाषा में मुझे बात करनी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, rate of change of speed with respect to time, that's what the acceleration is. तो change of speed would be I guess speed only। मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, उस 500 रुपये में से तुमने 300 रुपये खर्च कर दिए, तुम्हारे पास 200 रुपये ही बचेंगे ना। 500 रुपये खर्च करे, सॉरी 500 रुपये थे, 300 रुपये खर्च करे, तुम्हारे पास 200 किलो पैसे तो नहीं बचेंगे। यानी कि when there is a change of quantities, the quantity does not change। यानी कि if I say acceleration is nothing but change of speed, तो यार स्पीड में से स्पीड माइनस करोगे, स्पीड ही तो आएगा अपॉन में टाइम, है ना? तो चेंज ऑफ स्पीड, अगेन स्पीड अपॉन में टाइम। तो हमने स्पीड थोड़ी देर पहले देख ली, दैट इज एल टी माइनस 1, और एक और नीचे टी एक और हमने लगा दिया, तो दिस constitutes for LT minus 2। तो ये हो गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, दैट इज एक्सेलरेशन। ओए उबासी मत ले, राइट? कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, यानी कि अगली एक क्वांटिटी जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जो अगली क्वांटिटी मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, टैटू करवा लेना इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे। अपनी माँ का नाम भूल जाना, अपने पिताजी का नाम भूल जाना, खुद का नाम भूल जाना, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम पासवर्ड, अपनी बाबू का नाम भूल जाना, मल्टीपल है तुम सबका नाम भूल जाना, साइड चिक्स का नाम भूल जाना, बट इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मरते दम तक मत भूलना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो अभी शुरू होगी 11वीं के गोल्डन हनीमून पीरियड विद PCM या PCB से, तो तुम्हारी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी करने वाली है। डरा रहा हूँ, हाँ डरा रहा हूँ। फोर्स
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स की क्वांटिटीज में यूज होगा। फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरे 11वीं में तुम पढ़ते रहोगे, 12वीं में तुम बोलोगे कि 11वीं में भी तो पढ़ा था, ये 12वीं में फिर से क्यों आ गया। तो याद रखना, इस भाई साहब से दोस्ती कर लो, वरना तुम्हारे 2 साल 11वीं 12वीं के नर्क है। फोर्स का अगर फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला, नॉट फोर्स की डेफिनेशन। आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फोर्स की डेफिनेशन होती क्या है। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स का फॉर्मूला। मास हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखा था, उनमें से एक है, तो भाई साहब को लिख देते हैं m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, तो LT - 2 mLT - 2, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि तुम्हें अपने एटलीस्ट मतलब जब तक 11th 12th में हो तब तक तो याद ही रखना। और अगर तुम्हारा प्लान जेई या नीट देने का है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपनी ज़िंदगी भर याद रखना, क्योंकि हाईली अनलाइकली तुम पहले उसमें निकाल लोगे नीट या जेई। बट एनीवेज, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ और मुझे अभी भी याद है। क्यों? मैंने टैटू करा रखा है mLT - 2। तो दैट इज वॉट आई से कि याद रखना अच्छे से। आफ्टर स्टडिंग अबाउट एक्सेलरेशन एंड फोर्स, 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और पढ़ेंगे, एंड देन वी प्रोबब्ली बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो 2 क्वांटिटीज के बारे में और पढ़ेंगे, 2 और डिराइव क्वांटिटीज जो शायद तुमने सुनी होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही 2 ज़रूरी है, यही 2 इनफ है। ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब बुक्स जैसे कि NCERT और SL और जो भी तुम्हें रेफरेंस के लिए तुम्हारे स्कूल के टीचर या तुम्हारे पीयर प्रेशर या तुम्हारे वो फिडजी आकाश वाले बच्चे जो भी रिकमेंड करें, उन बुक्स में एक अच्छा खासा टेबल दिया हुआ होता है। बट हम रेलिवेंसी के हिसाब से सिर्फ 2 और पढ़ेंगे, सो दैट यू कैन गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो द नेक्स्ट वन विच यू माइट बी अवेयर ऑफ इज मोमेंटम। सर सुना सुना तो लग रहा है मोमेंटम, लेकिन वो क्या है ना, भूल गए, है ना। तो मोमेंटम का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड है तुमसे कि तुम्हें याद होगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास हमने देख लिया, मास इज वन ऑफ दोस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो दैट कम्स आउट टू बी m। वेलोसिटी हम देख चुके हैं, दैट इज LT - 1। सो द नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला दैट यू कम अक्रॉस इज mLT - 1। अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी इज वर्क डन। सर ये भी सुना सुना तो लग रहा है, पर वो क्या है ना सर, वो 9th क्रश आ गई थी तो फिर मैं भूल गया। मेक सेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें याद हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क, तो दैट इज शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरीके से डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था ना कि फोर्स इतनी बार आएगा कि तुम खुद परेशान हो जाओगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। फोर्स हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज mLT - 2, और डिस्प्लेसमेंट इज L। तो यहाँ पे पूरी कहानी कम्स आउट टू बी mL² T - 2, दैट इज योर वर्क डन का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक काम करते हैं, एक और मस्त सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसी के अंदर, देन फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। वर्क डन के बाद देयर इज वन मोर क्वांटिटी विच आई एम इंटरेस्टेड इन शोइंग टू यू इज, लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है काफी बालकों को याद भी हो, 12 mv², ठीक है, 12 mv²। अब सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसे मतलब टाइप सवाल। सर m ठीक है, हमें पता है m होता है मास। सर v ठीक है, सर अभी आपने हमें बताया कि v होता है वेलोसिटी। तो सर m और v देख लेंगे, इसका क्या करें, ये जो अद्धा है, इस अद्धे का हम क्या करें। जो भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 पाई e, और कोई कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो मैंने पता होगा, मैं लिखने को तो बहुत सारे लिख सकता हूँ। तो जितने भी कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, प्लैंक कांस्टेंट तो नहीं है वैसे,
जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं लाइक पाई, ई, 1 2 3 4, द न्यूमेरिक टेबल, एंटायर न्यूमेरिक टेबल, these quantities are dimensionless numbers, dimensionless constants. इनके पास डायमेंशंस नहीं होती, राइट? तो हाफ का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हटा दो, क्या परेशानी है? एम वी स्क्वायर. सो दिस एम वी स्क्वायर में आई विल राइट इट एज मास, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो एल का भी स्क्वायर, और टी माइनस वन था तो उसका स्क्वायर होता है टी माइनस टू. अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिली कि वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर कॉपी पेस्टेड हो रखा है कतई एकदम. तो एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला कॉपी पेस्टेड इसलिए है क्योंकि वर्क डन का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट पढ़ा होगा 9th क्लास में, दैट इज जूल्स. सिमिलर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जूल्स. तो यहां से हमें कंक्लूजन लिख सकते हैं. चलो बच्चों शाबाश, फटाफट अपने रजिस्टर पे कंक्लूजन लिखेंगे. द क्वांटिटीज विच हैव सिमिलर सॉर्ट ऑफ एसआई यूनिट्स विल बी हैविंग सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला. मुश्किल था इसको याद रखना, क्यों लिखनी डेफिनेशन. यानी कि जिन जिन क्वांटिटीज का एसआई यूनिट सेम है उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. अब काइनेटिक एनर्जी सर आपने बता दिया. सर हमें ना वो स्कूल में पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाया गया. सर पोटेंशियल एनर्जी का भी बताओ क्या होता है. अच्छा, लाइट एनर्जी भी पढ़ाया गया होगा. मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ तो साउंड एनर्जी भी पढ़ाया गया होगा, हीट एनर्जी पढ़ाया गया होगा, गर्मी लग रही है मुझे, एंड थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, 50 तरीके की एनर्जीज होंगी. और इन सारी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला में ऐसे निकालने बैठा तो फिर तुम्हारी 11th खत्म हो जाएगी, तुम 12th में आ जाओगे और ये चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा. तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम स्कूटी पे घूमते हो, तुम स्कूटी पे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रहे हो, या 40 किलोमीटर पर 40 पहुँचाते हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, और अगर तुम गाड़ी में जा रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी में स्पीड बदल जाती है क्या? मतलब स्कूटी में 40 किलोमीटर पर आ रहा है, गाड़ी में आए तो 40 किलो पर सेकंड. इज दैट पॉसिबल? नहीं. तुम गाड़ी में चलो, हेलीकॉप्टर में चलो, स्कूटी में चलो, बाइक पे चलो, जहाज में चलो, प्लेन में चलो, बोट पे चलो, स्पीड तो स्पीड ही रहेगी ना. सिमिलरली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी रहेगी. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कैन वी से दैट इट इज जस्ट एनर्जी का फॉर्मूला. द रीजन आई सेड काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सबको ये हाफ एम वी स्क्वायर याद होता है. तो फाइनली एनर्जी का जनरल फॉर्मूला is m l square t minus 2 which is applicable to all of the energies, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे whatever it is. तो यहाँ पे एक कहानी एंड होती है. Now we'll be moving on towards a very important concept, very difficult concept of this chapter, that is called as principle of homogeneity. Principle of homogeneity. शाबाश. Take 2. Okay, so the next thing is principle of homogeneity. तो बच्चों सारे के सारे अपने अपने रजिस्टर्स में नोट्स बनाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन लिखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड स्टेट्स दैट द इक्वेशन ऑफ द डायमेंशनल एक्यूरेट शुड बी इक्वल ऑन द LHS एंड शुड बी इक्वल टू द RHS. चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं. समझ आ नहीं आया? सिंपल है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहने का मतलब है कि भाई अगर तुम्हारे पास kg है तो kg में से kg ही माइनस होगा. kg में से किलोमीटर नहीं माइनस कर सकते. मतलब तुम 5 किलो चीनी लेके आए बाजार से और 5 किलो चीनी में से 3 किलो चीनी गिर गई, थैली पड़ गई. अब दो चीज़ें होंगी. तुम कैलकुलेट करोगे कि तुम्हारे पास कितनी चीनी बची है, और तुम ये कैलकुलेट करोगे कि 5 किलो चीनी लाने को मम्मी ने कहा था और मुझे थप्पड़ कितना पड़ने वाले हैं. तो 5 किलो चीनी में से जब 3 किलो चीनी गिर गई है और तुम्हारे पास बची है सिर्फ 2 किलो चीनी, तो तुम्हारे पास 2 किलो चीनी बची है. तुम्हारे पास 2 घंटा चीनी नहीं बची है, तुम्हारे पास 2 किलोमीटर चीनी नहीं बची है. एग्जैक्टली. तो दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज ऑल अबाउट. कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट इतना सही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि यार सेम क्वांटिटीज को ही आपस में तुम माइनस कर सकते हो या सेम क्वांटिटीज को ही आपस में तुम ऐड कर सकते हो. बट स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन RHS
शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन LHS, यानी कि LHS और RHS में डायमेंशनल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है, डर मत जाना देख के। फोर्स इक्वल्स टू mv² बाय r। एक स्नीक पीक तुम्हारे 11th क्लास के आने वाले चैप्टर में, फोर्स इक्वल्स टू mv² बाय r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो तुम्हें गोल गोल घूमने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू mv² बाय r। अब हम चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं LHS में डायमेंशंस लिखूंगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले फोर्स की डायमेंशंस देखी है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है भाई m l t -2, टैटू कराने का फायदा। तो ml t -2 इज योर फोर्स के डायमेंशंस जो हमने LHS में लिख दी है। अब जरा हम RHS में चेक करेंगे कि RHS में ये जो लिखा हुआ है क्या ये फोर्स के डायमेंशन से मैच करता है या फिर पागल ही बना रहे हैं हमें तब से। तो मास का फॉर्मूला इज, सॉरी, सिंबल इज मास, वेलोसिटी इज lt -1, अच्छा इसका स्क्वायर भी है और अभी गलत हो जाता, और इसका स्क्वायर, एंड नीचे तुम्हारे पास है r हेयर इज द रेडियस। रेडियस अगर तुम्हें याद हो, बचपन में पढ़ा था जब हम एकदम LKG UKG टाइप में, तो रेडियस ये होता है, ठीक है। तो रेडियस है सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस, तो लेंथ, तो रेडियस अपॉन में रेडियस यानी कि लेंथ। इसको अब अगर हम ओपन करें तो दिस बिकम्स ml² t -2, ml² t -2 एंड डिवाइडेड बाय l। एक l से एक l कैंसिल आउट हुआ एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी ml t -2। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज अबाउट। ये LHS और RHS में जो डायमेंशंस होनी चाहिए दो शुड बी सेम, राइट। अब सर आपने दिखाया कुछ और, लिखा कुछ और हमें कॉन्सेप्चुअली बताया कुछ और, तो मतलब सही क्या है तीनों में से? एक्चुअली में तीनों चीजें सही हैं। विल बी सीइंग इन डेप्थ कि इनका मतलब क्या है। अभी हमने पहले देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, इन एप्लीकेशन क्या होता है कि भैया LHS और RHS की कहानी सेम होनी चाहिए। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि, शाबाश, वी विल बी, पकड़ लिया करो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्या एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रोवाइड्स अस विद द टू मेजर एप्लीकेशंस। सबसे पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे कि अभी हमने चेक करा कि फोर्स इक्वल्स टू mv² बाय r, क्या ये फॉर्मूला सही था कि नहीं था, या फिर हमें पागल ही बना रहे थे। एंड द सेकंड वन इज टू कैलकुलेट या फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन वेरिएबल। ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस एंड टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ अननोन वेरिएबल। दैट इज द टू एप्लीकेशन, दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले वाले को एक बार एग्जांपल के उसमें देखते हैं। एग्जाम्पल एप्लीकेशन 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला उठाएं जो तुम लोगों को पता भी हो। शायद तुमने ये फॉर्मूला देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। 9th क्लास जिन बालकों की स्ट्रॉन्ग है उन्हें 11th में एटलीस्ट इनिशियल 6 महीने दिक्कत नहीं आएगी। इनिशियल 6 महीने अगर तुम लोगों की 9th क्लास का बेस अच्छा है और तुमने, हाँ जी बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे टाइप के टीचरों से नहीं पढ़ाई करी है तो, और अगर तुम्हारा बेस खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो जिनका बेस अच्छा है ना उनको भी 6 महीने का ही एज मिलने वाला है, उसके बाद तुम सबकी हालत सेम ही होगी, सब लोग रो ही रहे होंगे। तो P इक्वल्स टू mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। इसकी हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे कि यार ये जो पढ़ाया है हमें बचपन में, क्या ये सही, वो उबासी क्यों ले रहा है भाई तू, ये जो हमें पढ़ा है क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी, तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज ml² t -2। ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द RHS ऑफ द कहानी। RHS ऑफ द कहानी सेज दैट कि मास, ग्रेविटी को खाली छोड़ता हूँ मैं जरा, एंड लेंथ, जो कि हाइट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लेंथ,
सर ग्रेविटी को खाली क्यों छोड़ा? सर आपको ग्रेविटी नहीं आता ना क्या होता है? हाँ नहीं आता। देखो ग्रेविटी अगर तुम याद करो थोड़ा सा आगे वापस 9th क्लास में जाके, जब हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा था वो न्यूटन के ऊपर सेव करने वाला, तो झूठी कहानी है बाय द वे। तो ग्रेविटी का पूरा जो नाम होता है, जैसे तुम लोगों का नाम होगा राहुल, रितिन, रमेश, सौरभ, वट एवर, तो तुम्हारा पूरा नाम है ना सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, रितिन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ग्रेविटी इज नॉट ओनली कॉल्ड एज ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से मिलने वाली एक्सेलरेशन। अबे ग्रेविटी की एक्सेलरेशन और हेलीकॉप्टर की हो, तुम्हारी स्कूटी की हो, या तुम्हारे भागने की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होगी। सेम कॉन्सेप्ट जो एनर्जी में था, एनर्जी चाहे पोटेंशियल हो, लाइट हो, साउंड हो, या तुम जो खाना खा रहे हो उससे आने वाली एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी ही होगी। तो सिमिलरली ग्रेविटी तो ग्रेविटी ही होगी ना, सॉरी एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होगी। तो दैट वुड बी LT-2, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। फैंसी नाम ग्रेविटी लेने से तो क्या ही होता है। तो mLT-2 multiplied by L, so the dimensional formula comes out to be mL square T-2। RHS LHS मैच होते हैं, और हमने पहली एप्लीकेशन का लाइव एग्जांपल देखा कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे काम आती है। नाउ क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इतनी मेहनत करके, इतनी ताकत लगा के, इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की पहली एप्लीकेशन, जिसका नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला, और ये गलत है। थक गए ना, दिमाग खराब हो गया ना, कैसे गलत है तो क्यों फालतू बके जा रहे हो। हाँ एक्चुअली में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ दिक्कत इन इट। अब दिक्कत क्या है, एक काम करते हैं, इस दिक्कत को गेट कीप करते हैं, और तुम्हें अगर दिक्कत समझ में आती है या फिर तुम्हारे किसी XYZ सर मैम ने पढ़ाया हो तो वो दिक्कत कमेंट बॉक्स में डालना। बट तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ कि P = mgh डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली अगर तुम काइनेटिक एनर्जी के लिए चेक करोगे, जो हमने थोड़ी देर पहले चेक करा था, तो दैट वाज ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी सिमिलर, ½ mv² वुड बी सिमिलर, तो एप्लीकेबल तो हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम वुड बी दिस। यहीं पे हिंट को खत्म करते हैं। अब मुझे बताना है कि इसके हिसाब से फर्स्ट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है, व्हाई इज इट रॉन्ग। मूव ऑन करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एन अननोन वेरिएबल। सो टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एन अननोन वेरिएबल, जो मैंने सबसे पहली एप्लीकेशन या फिर जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, दैट वुड बी कमिंग इनटू द पिक्चर। सर कैसे, हम बताते हैं कैसे। देखो मान लो मैं एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, इजी इक्वेशन लिखेंगे, डराएंगे नहीं तुम्हें, बहुत ही इजी इक्वेशन, ax² + btq + cx + d = 0 है ना। इजी है इक्वेशन, आई गेस मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है अपने मन से कुछ भी बना के, अब मुझे करना क्या है कि इस इक्वेशन में मुझे नहीं पता कि a, b, c और d का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। मुझे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई जी जो x है दैट इज योर डिस्टेंस, और जो तुम्हारा t है दैट इज योर टाइम। तुम्हें इतनी हेल्प कर रखी है कि जो ax² + btq + cx + d में x और t, दोज आर डिस्टेंस एंड टाइम। ये तुम्हारे पेपर में आता है, तो ऐसे पेपर होते हैं यूटी का, और ये ऐसी, और दिस इज वेरी बेसिक। अभी अगर धीरे धीरे आगे चलोगे टाइम में तो पता चलेगा दिस इज वेरी बेसिक, क्योंकि पेपर में लिखने को ये इक्वेशन लिखी आती है, P = a/v का होल क्यूब + bt² - c d² = 0। इस राक्षस के सामने ये क्यूट नहीं लग रहा बहुत, है ना। होगा कुछ टाइम बाद तुम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के काबिल बन जाओगे। बट अगर कोई ऑलरेडी काबिल है और उसे पता है कि ये कैसे करते हैं, अगेन कमेंट बॉक्स तुम्हारा इंतजार करेगा। हैप्पी टू हैव द आंसर्स फॉर दिस इक्वेशन एज वेल। बता देता हूँ कि P यहाँ पे प्रेशर है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, T यहाँ पे टाइम है, और D यहाँ पे डेंसिटी है। तो अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, तुम ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। और अगर किसी की ये देख के थोड़ी सी ऐसे हो रहा है कि साइंस लूँ कि ना लूँ, 11th में फट के 4 हो जाएगी, तो ये वाला समझो, देन टेक द डिसीजन टू।
तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के केस में मैंने तुम्हें बता दिया कि यार डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम देखेंगे कि सर हम ये ABCDEFG ले कैसे करें। ABCDEFG जो भी आपने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है इसको निकालते कैसे हैं। अब याद करो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एकदम मैंने ऐसे एकदम बेसिक बताया था कि चीनी वाला एग्जाम्पल, चीनी में से चीनी माइनस हुई चीनी ही मिलेगी, है ना। चीनी में से चीनी माइनस हुई चीनी ही मिलेगी। उसी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे। अब AX स्क्वायर प्लस BT क्यूब प्लस CX प्लस D, यहाँ पे D की जगह सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस मैंने D गलत लिख दिया, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस तो वहाँ पे सिर्फ x है। तो AX स्क्वायर प्लस BT क्यूब प्लस CX प्लस X इक्वल्स टू 0। ये सारे आपस में ऐड इसीलिए ही तो हो पा रहे हैं क्योंकि इन सबके डायमेंशन सेम है, यानी कि AX स्क्वायर और इस x की डायमेंशन तो सेम ही होगी तभी वो ऐड हो पा रहा है या नहीं, समझ नहीं आया। देखो चीनी को चीनी में तभी ऐड कर पाओगे जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। चीनी 2 किलो चीनी में 4 किलो चीनी ऐड करी तो मेरे पास 6 किलो चीनी मिली। 2 किलो चीनी में 3 लीटर दूध मिलाऊंगा तो मेरे पास चीनी नहीं बचेगी, दूध भी नहीं बचेगा, शायद लस्सी बन जाए उसके कुछ टाइम बाद, तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। एनीवेज द पॉइंट इज कि AX स्क्वायर और X की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी तो ये ऐड हो पा रहे हैं, वरना तो ये ऐड ही नहीं हो सकते। तो AX स्क्वायर और X की डायमेंशन सेम है तो X स्क्वायर की डायमेंशन होगी अपना L स्क्वायर और इसकी डायमेंशन है L। एक L से एक L कैंसिल आउट हुआ, वी हैव A इक्वल्स टू L की पावर -1। सर ये कैसे आया, ये L नीचे जाएगा, L यहाँ पे एक ही L बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अच्छा जब ये कुछ महान हस्तियाँ होंगी जो शायद ये वीडियो देखेंगी और वो पता क्या करेंगी, ये L स्क्वायर में से एक L कटा, एक ये कटा, ये लिखेंगे सर AL इक्वल टू 0। अगर तुम उन महान हस्तियों में से हो तो मैं तुम्हें बताया था कि वो जो एक स्टेप मैंने पिछले उसमें एक्सप्लेनेशन में स्किप किया था वो क्या होता है। तो बात बताओ, जब हम 5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये काट के क्या लिखते हैं, आंसर क्या लिखते हो, 1 लिखते हैं, 0 तो नहीं लिखते, नहीं ना। तो जब ये यहाँ पे 2L से एक L कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 1, तो AL इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो गया A इक्वल्स टू 1 अपॉन में L। हेंस A की डायमेंशन कम्स आउट टू बी L की पावर -1। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ एन अननोन वेरिएबल। अब तुम्हारे पास खुला प्लेग्राउंड है कि तुम्हारे पास A की डायमेंशन आ गई तो A की डायमेंशन L-1 इक्वेट कर दो BT क्यूब से, उसको इक्वेट कर दो CX से। तो अब मैं तुम्हारे लिए इसको होमवर्क रखता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर कमेंट में बताने का मन नहीं है तो वैसे बताना। A की डायमेंशन मैंने L-1 निकाल दी है, B की डायमेंशन बताओ क्या होगी और C की डायमेंशन बताओ क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बहुत बढ़िया, कहाँ गया वाला मार्कर, 3, 2, 1। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ दिस थर्ड एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। पहले जो हमने देखी है फुद्दू सी थी कि चेक कर लो गलत है कि सही है, चेक कर लो, इजी। एंड द सेकंड वन इज कि अच्छा मुझे नहीं पता इसके डायमेंशन क्या, चलो निकाल के दिखाओ। नाउ थर्ड वन इज हाईली रेलेवेंट एंड हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस, इज डिराइविंग द फॉर्मूला। क्या हो अगर मैं बोल दूं कि यार डायमेंशनल एनालिसिस, जो इस चैप्टर का मेन नाम है, डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हें ताकत देता है किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालने की, है ना। पावरफुल फील हो रहा है ना, आइंस्टाइन जैसा फील हो रहा है ना कि मैं बस बता दूं कि मुझे ना फोर्स का फॉर्मूला निकाल के दे दो, तुम फॉर्मूला एक्चुअली में निकाल सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस हैज दैट पावर, बट फॉर दैट थिंग यू हैव टू नो सर्टेन थिंग्स। अब मैंने बोला कि यार कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, सुनना ध्यान से, कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन 3 चीजें। मान लो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि इसी वीडियो में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी और तुम्हें फॉर्मूला पता है दैट इट इज इक्वल्स टू mv² by r, बट अज्यूम कर लेते हैं कि
हमें नहीं पता एम वी स्क्वायर बाय आर, हम जिंदगी में पहली बार एम वी स्क्वायर बाय आर देखने जाएंगे, बट मैंने तुम्हें बता दिया कि यार फोर्स का फॉर्मूला निकालना है एंड फोर्स इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ इट. अब द नेक्स्ट स्टेप्स आर कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. तो मैं क्या करूँगा, फोर्स इक्वल्स टू, या फिर इक्वल्स टू हटा देते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मास पे किस तरीके से डिपेंड करता है. हो सकता है मास के स्क्वायर पे डिपेंड करता हो सकता है वेलोसिटी -1, यानी कि अगर -1 है तो दैट मीन्स 1 अपॉन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन की जगह इट बिकम्स द इनवर्स रिलेशन. तो वी डोंट नो हाउ इट डिपेंड्स, बट वी जस्ट नो कि हाँ डिपेंड करता है. अब मैं बोलूँ यार, अच्छा इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि यार मेरे कल नंबर आएंगे या नहीं कल के एग्ज़ाम में, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, मैं अपने दोस्त से कितनी दूर बैठा हूँ और सामने इन्विजिलेटर कैसा आया है. अब ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब कैसे डिपेंड करता है, ये तो वेरिएबल है ना. जितनी अच्छी तैयारी उतना अच्छा पेपर जाएगा, जितना पास मेरा दोस्त उतना अच्छा पेपर जाएगा, जितना कम स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर उतना अच्छा पेपर जाएगा. तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह, दैट डिसाइड्स कि पेपर कैसा जाने वाला है. तो हमें नहीं पता ये फोर्स इन 3 चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है, बट वी नो कि हाँ डिपेंड करता है. नाउ लेट्स फाइंड आउट कैसे डिपेंड करता है. तो मैंने कहा कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास. अब इट्स अननोन हाउ इट डिपेंड्स, सो वी विल असाइन इट अ वेरिएबल ए. अब फोर्स डिपेंड्स अपॉन velocity, again unknown how it depends, we will assign a variable that is b. And force depends upon radius, again unknown, so we will assign it a variable that is c. Force depends upon mass, velocity and radius with the power of a, b and c being the unknown variables. Now कहानी आती है कि भाई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब मैं LHS और RHS में काम करता हूँ, डायमेंशंस डालना स्टार्ट करता हूँ. यहाँ से जरा अपनी बकचोदी बंद करना और ध्यान से समझने के लिए मुश्किल है. तो यहाँ पे हम अपनी मस्ती बंद करेंगे एंड मैंने यहाँ पे MLT-2 करके फोर्स की डायमेंशंस लिखी. दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की डायमेंशन m, जिसकी पावर हमने a असाइन करी हुई है. वेलोसिटी की डायमेंशन दैट इज LT-1, जिसकी पावर हमने b असाइन करी हुई है. एंड रेडियस इज लेंथ, जिसकी पावर हमने c असाइन करी हुई है. पूरी की पूरी डायमेंशंस की पावर्स हैं वो. नाउ दिस कम्स आउट टू बी MLT-2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स खोलूंगा. ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो सेम क्वांटिटीज हैं उनको साथ लिखेंगे, जो अलग क्वांटिटीज हैं उनको फेंक देंगे. तो मास की पावर a है और कोई मास है नहीं है. लेंथ की पावर लेंथ की पावर यहाँ पे b है और लेंथ की पावर यहाँ पे c है. सो दिस बिकम्स b प्लस c. अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आया कि कैसे हुआ है, मत लेना साइंस, घोड़े खुल जाएंगे. मत लेना साइंस की अगर तुम्हें ये स्टेप भी समझ नहीं आया. हाँ, तो यहाँ पे लेंथ की पावर होगी b प्लस c. नाउ टाइम की पावर यहाँ पे -1 है, -1 मल्टीप्लाई हुआ b के साथ, तो दिस बिकम्स -b. एनीथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग? आई गेस नॉट. तो यहाँ पे हमने सारी पावर्स ली. अब हम क्या करेंगे, m यहाँ पे पावर m की है 1, यहाँ पे है l की पावर 1, यहाँ पे है t की पावर -2. दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट रहा है. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा और यहाँ पे लगा एक कांस्टेंट k. होल्ड करते हैं कांस्टेंट k पे. और हमारे पास है मास की पावर a, लेंथ की पावर b प्लस c एंड t की पावर -b. अब यहाँ के मास की पावर और यहाँ के मास की पावर, यहाँ के लेंथ की पावर एंड यहाँ के लेंथ की पावर एंड यहाँ के टाइम की पावर एंड यहाँ के टाइम की पावर आपस में हम इक्वेट करेंगे. सो आई विल बी राइटिंग इट एज मास की पावर 1 वुड बी इक्वल टू मास की पावर a. सर ये मतलब कैसे हो गया, हम कैसे इक्वेट कर रहे हैं? So students, we studied about principle of homogeneity, and while we studied about principle of homogeneity, we learned that dimensions should be equal on the both sides. पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि भाई डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे मास की पावर 1 है तो वो वहाँ के मास के साथ मैच करना चाहिए, करना तो चाहिए. सो यहाँ पे लेंथ की पावर 1 है तो वहाँ पे लेंथ की पावर l b प्लस c के साथ मैच करना चाहिए. एंड यहाँ पे t की पावर -2 है तो वहाँ पे t की पावर -b के साथ मैच करना चाहिए डायमेंशनली. अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे और तुम फिर घर वालों को दिखाओ कि हमने तो ये वाले सर की वीडियो से देख के पढ़ा था, नंबर कट गए. ब्रैकेट्स लगा देना.
ठीक है. Upon this brackets, analyzing upon this brackets, we will be coming out with three equations. That is a equals to 1, okay, b plus c equals to 1, बहुत बढ़िया, and minus b equals to minus 2, right? तो यहां से हमारे पास a, b plus c और minus b तीन equations बनी. Now on the basis of this I will be calculating the values of a, b and c. So if we calculate the values of a, b and c, we can see clearly कि a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर b की वैल्यू 2 है तो मेरे ख्याल से c की वैल्यू -1 आ रही है. आई कैन कैलकुलेट इट. एक बार लिख देते हैं इसे. तो इट कम्स आउट टू बी a इक्वल्स टू 1, b प्लस c, यानी कि b इक्वल्स टू -2, दिस माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, b की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, एंड सिंस b की वैल्यू इज 2, तो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c comes out to be -1, तो c comes out to be -1, राइट. तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई. सर क्या हमारा सवाल खत्म हो गया? नहीं नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हमने a, b और c की वैल्यूज निकाली. अब ये a, b और c की वैल्यूज को हम प्लग इन करेंगे यहाँ पर. सो दिस इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1, वेलोसिटी वॉज b, तो b की पावर 2, एंड r वॉज -1, तो r की पावर -1. अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1 कैन रिमेन एज m, दिस इज v स्क्वायर, एंड r -1 कम्स आउट इनटू द डिनोमिनेटर. नाउ हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, k लगाया था, k mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. यहाँ पे मेरी पिक्चर समाप्त होती है. Hence the final formula, the final application of principle of homogeneity, that is deriving the formula of an unknown quantity. तो मान लो अगर आज की क्लास से पहले तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r नहीं पता था, तो तुम्हें आज पता चल गया. एंड फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r कैसे आता है उसकी डेरिवेशन भी तुमने सीख ली. तुम्हारे पास एक छोटू सा होमवर्क देता हूँ मैं. तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि एक काम करो, यू पीपल कैलकुलेट मी द फॉर्मूला ऑफ, कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे जो तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल भी ना हो. Let's say you people calculate the formula of force. देखो force मेरे को तो बहुत लगा है force से, right? Calculate the formula for force which depends upon mass, या फिर okay yeah, which depends upon mass, also depends upon distance, and also depends upon g. क्या है सर ये g? g is called as universal gravitational constant. अगर 9th क्लास स्ट्रॉन्ग है तो तुमने ये सुना होगा, अगर 9th क्लास वीक है गूगल इट, और अगर गूगल नहीं, मतलब आजकल तो गूगल नहीं कर रहा कोई, चैट जीपीटी है, तो तुम्हें जी क्या होता है पता चल जाएगा. ओवरव्यू में मैंने तुम्हें बता दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की कुछ डायमेंशंस होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जरा मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा. ठीक है, तब तक के लिए आज ये लेक्चर खत्म करते हैं. हमने पढ़ा अ क्विक रिकैप, हमने पढ़ा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं और वो कैसे एप्लीकेबल है, और सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हुए. तो रिवाइज करते रहो. वेलकम टू 11th क्लास, वेलकम टू बैडएस फिजिक्स. एंड देखो तुम भी जेनजी हो, मैं भी जेनजी हूँ, तो ये जो चश्मा पहन के, टी शर्ट पहन के, सॉरी शर्ट पहन के वाइट कलर की, यहाँ पे पेन लगा के, ऐसे वाले जो सर्स हैं पढ़ाते बहुत अच्छा होंगे नो डाउट, बट आई गेस कनेक्ट के लिए यू नीड समथिंग और समवन लाइक मी. तो देखते रहो बकचोद फिजिक्स, सॉरी बैडएस फिजिक्स. तो देखते रहो बैडएस फिजिक्स. बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते अगली क्लास में. बाय बाय.